A cylindrical bar has a length L equals to 5 meter and cross sectional area S equals to 10 meter square. The bar is made of a linear elastic material with a density of 2700 kg per meter cube and Young's modulus of 70 gigapascal. Bar is suspended as shown in figure and in a state of uniaxial tension due to self weight. Elastic strain energy stored in the bar equals how many joules? G की वैल्यू दी हुई है. स्ट्रेन एनर्जी अंडर एक्सियल लोडिंग का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है P²L/2AE, लेकिन वो आप यहां यूज नहीं कर सकते. रीजन बीइंग कि यहां P की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं किसी भी x डिस्टेंस पे कोई सेक्शन कंसिडर करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, तो इस सेक्शन पे आपको इंटरनल फोर्स कितना मिलेगा? किसी भी सेक्शन पे इंटरनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं? उस सेक्शन के किसी भी एक साइड का टोटल फोर्स. मतलब अगर मुझे इस सेक्शन पे इंटरनल फोर्स चाहिए तो मैं या तो इस साइड का टोटल फोर्स लूंगा या तो इस साइड का. अगर मैं इस साइड का लूंगा तो मेरे को यहां का रिएक्शन चाहिए जो मेरे पास है नहीं, तो चलो मैं इस साइड का लेता हूं. तो इस साइड टोटल फोर्स लग कितना रहा है? जो भी इस साइड बॉडी का वेट है वही इस सेक्शन का इंटरनल फोर्स है. इस सेक्शन को पकड़ के खींच कौन रहा है? इसके नीचे का वेट खींच रहा है ना. अब जैसे जैसे ये x चेंज होगा वैसे वैसे ये इंटरनल फोर्स भी चेंज होगा. तो अगर P कांस्टेंट नहीं है तो मैं U की डायरेक्ट इक्वेशन P²L/2AE यूज नहीं कर सकता. ओके, तो हमें करना क्या होगा? हमें एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, उसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आपको यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है? तो अगर मैं गिवन डेटा देखूं तो सबसे पहले मुझे लेंथ दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है. लेंथ आपको 5 मीटर दी हुई है. क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A से डिनोट करते हैं, यहां S से डिनोट किया हुआ है. वो 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. आपको डेंसिटी दी हुई है 2700 kg पर मीटर क्यूब और G की वैल्यू दी हुई है. G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन हमें E की वैल्यू दी हुई है 70 गीगापास्कल. ओके, और हमें निकालना है व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी इन जूल्स. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम किसी एक छोटे से एलिमेंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे. तो मान लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, लेट्स से x डिस्टेंस पे. लेट्स से ये एक छोटा सा एलिमेंट है x डिस्टेंस पे. इस एलिमेंट की लेंथ dx है. इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं मान सकता हूं कि इंटरनल फोर्स P लगभग कांस्टेंट है. ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस छोटा सा एलिमेंट U विल बी इक्वल टू हाउ मच? इस छोटे से एलिमेंट की स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसका P, ठीक है, मान लेते हैं इसका इंटरनल फोर्स P है. ठीक है, P² इंटू इसकी लेंथ dx डिवाइडेड बाई 2AE. इस एलिमेंट का एरिया बार के एरिया के बराबर ही होगा क्योंकि बार प्रिज्मेटिक है. इस एलिमेंट का यंग्स मॉड्यूलस बार के यंग्स मॉड्यूलस के बराबर ही होगा. तो ये क्या है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस छोटा सा एलिमेंट जिसका P मैं लगभग कांस्टेंट मान चुका हूं. अब इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक, तो मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी. राइट, इस इक्वेशन में P क्या है? व्हाट इज P? So this P is internal force at a distance x. अब ये P की इक्वेशन आपको x के टर्म्स में निकाल के यहां पुट करनी पड़ेगी. ओके, तो P कितना होगा? P will be equal to weight of the bar
अप टू डिस्टेंस x, है ना, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू दिस, यहां तक का जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू p। अब ये वेट कितना होगा बेटा, व्हाट विल बी दिस वेट, तो वेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय g, राइट। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब, इसमें मीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा kg, उसमें g मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा वेट, है ना। तो 2700 यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेंसिटी मैं ऐसा लिख सकता हूं मास इंटू जी, P विल बी इक्वल टू मास इंटू जी, और मास हो जाएगा आपका वेट पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। तो P विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी, ठीक है, वेयर V इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द बार। अप टू डिस्टेंस x, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बार अप टू डिस्टेंस x, रो इंटू जी यानी कि kg पर मीटर क्यूब इंटू जी, ठीक है, यहां से वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, और वेट पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यहां से वेट आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बार अप टू x, यहां तक का वॉल्यूम लेना है, इस एलिमेंट के नीचे का वॉल्यूम लेना है, तो एरिया इंटू x हो जाएगा क्या, रो जी इंटू, ये हो जाएगा एरिया इंटू x। अब रो की वैल्यू, जी की वैल्यू, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सब रख दीजिए यहां पे, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2700 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया है हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने किस में रखी हैं, एसआई यूनिट में रखी हैं। तो आपको यहां पे जो P मिल रहा है वो भी एसआई यूनिट में है, यानी कि न्यूटन में है, ओके। तो P की वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है, इसको हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो 2700 इंटू 9.8 इंटू 10, तो ये मुझे मिल रहा है 264600x न्यूटन, ओके। मैंने यहां क्या किया है, मैंने सबको एसआई यूनिट में रखा है, x भी मेरा एसआई यूनिट में ही होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तो P मेरे को न्यूटन में मिल रहा है, ओके। अब मैं यहां से स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन में ये वैल्यू रख दूंगा। तो स्ट्रेन एनर्जी है 0 टू L P स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2AE। आपको यहां सब कुछ एसआई यूनिट में रखना है। तो यहां L की वैल्यू कितनी है, 0 से 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 0 टू 5। P की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली एसआई यूनिट में 264600 x का होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और यंग्स मॉडुलस 70 गीगा पास्कल है, एसआई यूनिट यानी कि पास्कल, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर 9। मैंने सब कुछ एसआई यूनिट में रख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। अब यहां इंटीग्रेशन के बाद आपको u जो है वो एसआई यूनिट में मिल जाएगा। तो दिस विल बिकम 264600 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इंटू 70 टू द पावर 9 फ्रॉम 0 टू 5। तो U आ रहा है 2.083 joules. So this is the strain energy stored in the bar in joules, 2.083 joules. A cantilever beam of length L and flexural modulus of rigidity EI is subjected to a point P at the free end. Elastic strain energy stored in the beam due to bending is. तो यहां आपको कैंटिलीवर बीम का स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है। लेट्स से दिस इज द कैंटिलीवर बीम, जिसपे
एक पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, राइट, यही दिया हुआ है आपको। इस पॉइंट लोड की वैल्यू दी हुई है ए। ओके, आपको यहां कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी। नाउ स्ट्रेन एनर्जी अंडर बेंडिंग क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी अंडर बेंडिंग? तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, यहां शियर को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है ना, तो हम सिर्फ बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग यू इज इंटीग्रेशन ऑफ m स्क्वायर dx बाय 2ei। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो है वो पूरी बीम में कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, m जो है वो वेरी करता है बीम में एक एंड से दूसरे एंड तक, तो इंटीग्रेट करके स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। अब यहां बेंडिंग मोमेंट की आपको x के टर्म्स में इक्वेशन बनानी है। तो मान लेते हैं किसी भी x डिस्टेंस पे एक सेक्शन है, उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी डिस्टेंस x m विल बी इक्वल टू व्हाट? px। अब यहां इसको पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव लीजिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में m का स्क्वायर रखना है। तो m इज इक्वल टू px। अब आप उसको यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ px होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2i। और x कहां से कहां तक वेरी करेगा? इस एंड पे x की वैल्यू 0 रहेगी और इस एंड पे x की वैल्यू l रहेगी। तो दिस विल वेरी फ्रॉम 0 टू l। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ei, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, और इसको इंटीग्रेट करने पे आपको मिलेगा x क्यूब बाई 3। तो u की इक्वेशन हो जाएगी p स्क्वायर l क्यूब बाय 6ei। So this is the equation of strain energy stored in this beam, p square l cube by 6ei। Two threaded bolts A and B of same material and length are subjected to identical tensile load. If the elastic strain energy stored in A is 4 times that of B and mean diameter of A is 12 mm, mean diameter of B is। तो bolts पे एक्सियल लोड लग रहा है, लेट्स से दिस इज द बोल्ट, इसके ऊपर एक्सियल लोड लग रहा है कुछ इस प्रकार से। ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी अंडर एक्सियल लोड, जब किसी बार पे या बोल्ट पे किसी भी बॉडी पे एक्सियल लोड लगता है, तो स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? पी स्क्वायर एल बाय 2ae। अगर p, a और e तीनों कांस्टेंट हैं, वैरी नहीं कर रहे हैं, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि यहां a और b की स्ट्रेन एनर्जी में रिलेशन क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इन a इज 4 टाइम्स ऑफ b। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं u ऑफ a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u ऑफ b। अब u ऑफ a क्या हो जाएगा? p स्क्वायर l बाय 2ae ऑफ बोल्ट a is equal to 4 times of p square l by 2ae of bolt b। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों में लोड सेम लग रहा है। ओके, दे आर सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल टेंसाइल लोड। ठीक है, तो दोनों में लोड सेम है, देन दे हैव सेम मटेरियल एंड लेंथ, यानी कि दोनों का l सेम है, दोनों का e सेम है। ओके, तो अलग क्या है? अलग सिर्फ उनका एरिया है, राइट। मीन डायमीटर ऑफ ए 12 mm है, मीन डायमीटर ऑफ बी निकालना है। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो पी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5/4 12 स्क्वायर इंटू ई इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर एल बाई 2 इंटू 5/4 इंटू, इसको मैं डीबी लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ बी को। ओके, अब इस इक्वेशन में सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपको यहां से डायामीटर ऑफ बी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? देखिए
पी स्क्वायर एल कैंसिल हो गया। ओके, ये 2 पाई बाई 4 ये ई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपको यहां से मिल जाएगा dB स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 12 का स्क्वायर। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dB। तो अगर मैं रूट लूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12। तो दिस विल बिकम 4 mm। तो डायमीटर ऑफ B is 24 mm. So B is the answer. The strain energy stored in the beam with flexural rigidity EI and loaded as shown in figure is। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसपे 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं P। आपको स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन बनानी है। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आपको यहां देखने को मिलेगा कि ये सिमेट्रिकली लोडेड है, सेंटर के दोनों तरफ लोडिंग एकदम सेम है। तो रिएक्शंस कितने आएंगे, टोटल लोड कितना लग रहा है 2P, उसका आधा आधा दोनों तरफ लगा दो। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P। अब आपको यहां चूंकि सिमेट्री मिल रही है, तो जितना इसके लेफ्ट साइड में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही राइट साइड में स्टोर होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट ड्यू टू सिमेट्री strain energy stored in AC will be equal to strain energy stored in CE। यस, जितना A से C तक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही C से E तक होगी। तो अब हमें सिर्फ A से C तक की स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है और उसको डबल कर देना है। अब A से C तक आपको ना 2 अलग अलग मेंबर्स मिलेंगे, 2 अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। एक तो AB में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन अलग बनेगी और BC में बेंडिंग मोमेंट की अलग बनेगी। तो आपको अगर A से लेके C तक स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो AB और BC को अलग अलग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक बार मैं सेक्शन लूंगा AB में, एक बार मैं सेक्शन लूंगा AB में। यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कितनी मिलेगी, बेंडिंग मोमेंट इन AB विल बी इक्वल टू P इंटू एक्स। आप यहां से ले लो P इंटू एक्स, ठीक है, सिंपल है। अब मैं BC में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाना चाहता हूं। तो BC में जब मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाऊंगा, मैं यहां सेक्शन लूंगा B से C के बीच में। अब यहां डायलेमा आता है। तो कई सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि अब x कहां से लें, A से x लें या B से x लें। आप दोनों तरफ से ले सकते हो। आपकी इक्वेशन हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट बन जाए, लेकिन आंसर आपका फाइनली सेम आएगा। तो जब आप x कंसिडर कर रहे हो ना, तो आप A से x लो या B से x लो, इट डजंट मैटर। आपकी इक्वेशन हो सकता है थोड़ी डिफरेंट बने, बट इंटीग्रेशन के बाद आंसर सेम आएगा। दैट इज माई गारंटी। यकीन ना आए तो आप करके देख सकते हैं। तो मैं यहां A से x ले लेता हूं। ओके, तो अगर मैं A से x लेता हूं, चलिए B से x ले लेते हैं। B से x क्यों ले रहा हूं मैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अगर मैं यहां B से x लेता हूं तो M की इक्वेशन क्या बनेगी BC में। अब B से x लेने का मतलब ये नहीं है कि इसका मोमेंट नहीं आएगा। मोमेंट तो अगर मुझे इस सेक्शन पे चाहिए तो इसके या तो लेफ्ट या तो राइट साइड के सारे फोर्सेस का लेना पड़ेगा ना। तो लेफ्ट से लूंगा तो इस P का मोमेंट आ जाएगा P इंटू एक्स प्लस एल ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो ये x प्लस एल माइनस इसका मोमेंट हो जाएगा P इंटू एक्स। तो आपको यहां BC में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा px प्लस pl माइनस px। तो दिस विल बी pl, है ना। तो अब मुझे AB में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन मिल चुकी है, मुझे BC में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन मिल चुकी है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन AC यानी कि UAC विल बी इक्वल टू U ऑफ AB प्लस U ऑफ
बी सी, ए से सी तक की एनर्जी निकाल रहा हूं मैं, तो ए बी की एनर्जी प्लस बी सी की एनर्जी। अब ए बी की एनर्जी मैं ऐसा लिख दूंगा, इंटीग्रेशन एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2EI, और बी सी की इंटीग्रेशन एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2EI। ठीक है, यहां वैल्यूज रख देते हैं। तो ए बी में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है px, ठीक है। लिमिट क्या होगी, लिमिट रखते टाइम ध्यान दीजिएगा, आपने ए बी के लिए लिमिट रखनी है। आपने x लिया है a से, तो a पर x की वैल्यू होगी 0 और b पर x की वैल्यू होगी l। तो a से b तक x कैसे वैरी करेगा, 0 to l। अब bc के लिए मोमेंट की इक्वेशन है pl। अब यहां लिमिट क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, बहुत गलतियां होती हैं यहां पर। मैंने यहां x लिया है b से, मुझे यहां लिमिट रखनी है bc के लिए, तो b पर x की वैल्यू होगी 0 और c पर x की वैल्यू होगी l। अगर मैंने a से x लिया होता, इक्वेशन तो मुझे bc के लिए चाहिए ना, लिमिट तो मुझे b से c तक की चाहिए। तो अगर मैं a से x लेता तो b पर x की वैल्यू होती l और c पर x की वैल्यू होती 2l, तो मेरी उस टाइम लिमिट होती l से 2l। अब आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि मैंने x को b से क्यों लिया। मैंने जब x को b से लिया तो मेरा लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया l। अगर मैं a से लेता तो शायद मेरी मोमेंट की इक्वेशन सेम ही बनती, बट मेरी लिमिट हो जाती l to 2l, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता ना, इसीलिए मैंने b से x ले लिया। ठीक है, आप चाहें तो आप a से लें, चाहें तो आप b से लें, आपकी शायद ये इक्वेशन चेंज हो जाए, शायद ये लिमिट चेंज हो जाए, बट फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा, दैट इज माय गारंटी। ओके, अब मैं यहां इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देता हूं। तो UAC विल बी इक्वल टू, ये p स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2EI, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to l। सेकेंड वाले में तो सब कुछ ही बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा बस इंटीग्रेशन dx 0 to l। ठीक है, तो अब यहां इंटीग्रेट करने पे दिस विल बिकम p स्क्वायर l क्यूब बाय 6EI एंड दिस विल बिकम p स्क्वायर l क्यूब बाय 2EI। 1/6 प्लस 3/6 4/6, यानी कि दिस विल बिकम 2/3। बट यहां अभी अपना आंसर नहीं आया है, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी इन AC। ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी इन CE विल ऑल्सो बी सेम ना, स्ट्रेन एनर्जी इन CE विल ऑल्सो बी सेम। तो स्ट्रेन एनर्जी इन CE is equal to strain energy in AC, which is 2p square L cube by 3EI। okay, so total strain energy stored in AE, A से लेके E तक की स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, स्ट्रेन एनर्जी इन AC प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन CE, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर L क्यूब बाय 3EI। दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने फर्स्ट हाफ का निकाला, सेकेंड हाफ का सेम आ रहा है, तो आ जाएगा 4p स्क्वायर L क्यूब बाय 3EI। तो द आंसर इज C। An L-shaped elastic member ABC with slender arms AB and BC of uniform cross section is clamped at A and connected to a pin at C। तो आप देख सकते हो एक L शेप का फ्रेम है जिसके दो मेंबर हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो A पर फिक्स्ड है और C पर एक स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, आपको बोल रहा है द पिन रिमेन्स इन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद एंड इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्लॉट। तो ये जो पिन है ना, ये इस स्लॉट के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा और हॉरिजॉन्टली ही मूव कर सकता है, वर्टिकली ये मूव नहीं कर सकता। ओके, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द मेंबर इज सेम इन बोथ द आर्म्स एंड सी इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल फोर्स P
and all the deflections are in the plane of the figure. Given the length of AB is 4a and length of BC is a, magnitude and direction of the normal force on the pin from the slot respectively are. तो आपको यहां पर जो वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा इस सपोर्ट की वजह से वो कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं और आप देख सकते हैं आपको मैग्नीट्यूड या तो 3p/4 मिलेगा, या तो p/4 मिलेगा, या तो 5p/8 मिलेगा, और ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ओके, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस सपोर्ट को रिमूव करेंगे और यहां एक वर्टिकल रिएक्शन अज्यूम करेंगे। अब ये वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा हमें नहीं पता, तो पहले हम एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है वो सही है, नेगेटिव आ रहा है मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है वो गलत है। तो हम एक वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज आवर वर्टिकल रिएक्शन, इसको हम नाम दे देते हैं RC। अब यहां मैं RC कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, आपको पता है कि जिस तरीके का यहां कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, C पॉइंट जो है वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, मतलब C पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन होना चाहिए 0। तो आपको बेसिकली C पॉइंट के वर्टिकल डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी है और उसको 0 से इक्वेट करना है। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनेगी वो RC के टर्म्स में बनेगी, RC और P के टर्म्स में बनेगी। तो आपको RC जो है वो P के टर्म्स में मिल जाएगा, उसको आप 0 से जब इक्वेट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट RC इन टर्म्स ऑफ P। अब C पॉइंट के वर्टिकल डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन फ्रेम्स के केस में जो सबसे बेस्ट मेथड होता है दैट इज कास्टिग्लियानोस थ्योरम या स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो हम यहां कास्टिग्लियानोस थ्योरम से पॉइंट C का वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब पॉइंट C का वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर मैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम से कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास BC और AB के मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बेंडिंग मोमेंट इन BC एंड बेंडिंग मोमेंट इन AB कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट इन BC। तो हम उसके लिए BC में एक सेक्शन कंसिडर करते हैं कुछ इस प्रकार का, जो कि C से X डिस्टेंस पे हो। C से X डिस्टेंस पे क्यों, मुझे इस सेक्शन में अगर बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो मैं इस सेक्शन के इस तरफ या इस तरफ के सारे फोर्सेस का मोमेंट लूंगा। अब जाहिर सी बात है इस तरफ के रिएक्शंस मुझे पता नहीं है, तो इस तरफ के ही रिएक्शंस का फोर्सेस का मोमेंट लूंगा। तो मैं यहां से X ले लेता हूं ताकि मेरी इक्वेशन आसानी से बने, है ना। अब अगर मैं इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो RC की वजह से तो मुझे कोई मोमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि RC तो यहीं से पास हो रहा है। मुझे इस फोर्स P का बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट इन BC will be equal to what? P into X। अब यहां ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड जब हम लगाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आप चाहो तो यहां -px लिखो, चाहो तो यहां px लिखो। ओके, अब ये जो बेंडिंग मोमेंट m है इसको हम RC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि हमें y की जो इक्वेशन मिलेगी ना, y एट एनी पॉइंट अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम इज इक्वल टू m इंटू डेल m बाय जो y पॉइंट पे फोर्स लग रहा है y की डायरेक्शन में, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो मुझे यहां YC निकालना है ना, तो इट विल बी m इंटू डेल m बाय, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है? RC, डेल RC dx डिवाइडेड बाय EI। अब आप बोलोगे सर C पॉइंट पे P फोर्स भी तो लग रहा है, तो अगर मैं P फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिलेगा C का, क्योंकि P हॉरिजॉन्टल है। अगर मुझे वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे RC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम, m इंटू डेल m बाय डेल P
dx by ei, where p is the force at that point in the direction of deflection. तो y पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में rc लग रहा है, तो m इंटू डेल एम बाई डेल आर सी dx by ei. अब मुझे यहां m की इक्वेशन तो पता है, डेल एम बाई डेल आर सी भी निकाल ही लेते हैं. तो जब मैं इसको rc के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे जीरो मिल रहा है. क्यों मिल रहा है जीरो, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा. देखिए, आपको यहां सी पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए, राइट. जब ये बीम, जब ये वाला मेंबर बेंड होगा तो कुछ इस प्रकार से बेंड होगा, राइट. तो जब ये बेंड होगा तो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन आएगा सी पॉइंट पे, लेकिन कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सब जब ये बेंड होगा तो ऐसा जाएगा ना, तो सी पॉइंट ऊपर भी तो जा रहा है. तो मेरे भाई यहां हम बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन अज्यूम करते हैं, तो आपको झूला नहीं झूला देना है इसको कि ये झूला झूल के ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है. आप एक बहुत स्मॉल अमाउंट से अगर इसको डिफ्लेक्ट करो तो ये यहां पे पहुंचेगा सी डैश. तो सी पॉइंट जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होगा, वर्टिकली डिफ्लेक्ट नहीं होगा. इसीलिए आपको ये वाला जो टर्म है ये जीरो मिल रहा है. मतलब कि सी पॉइंट पे आरसी की वजह से या पी की वजह से कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है इस मेंबर की बेंडिंग की वजह से. लेकिन जब ये मेंबर बेंड करेगा, जब ये मेंबर बेंड करेगा तो मुझे उसकी वजह से वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलेगा. जब ये मेंबर बेंड होगा तो ऐसा ऊपर जाएगा ना, तो ये सी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, है ना. तो मुझे इसकी बेंडिंग की वजह से वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिल सकता है. ओके. अब आप बोलोगे कि सर सी पॉइंट का टोटल डिफ्लेक्शन तो जीरो है. हाँ, सही बात है. जब ये ए बी बेंड होगा ना तो आरसी इसको ऊपर की तरफ बेंड करेगा और ये फोर्स इसको नीचे की तरफ बेंड करेगा. तो दोनों की वजह से जो बेंडिंग होगी वो उल्टी हो जाएगी और सी का टोटल डिफ्लेक्शन जीरो होगा. अब आपको दिख रहा होगा हमारे डायग्राम में ये भी इसको ऊपर ले जा रहा है और ये भी ऊपर ले जा रहा है. तो इसका मतलब हमने आरसी का जो डायरेक्शन लिया है ना वो गलत लिया है. आरसी नीचे आना चाहिए, है ना. तो मुझे यही समझ में आ गया, आरसी नीचे आएगा भैया. क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो डायरेक्शन लिया है उसके हिसाब से पी भी ए बी को ऊपर लेकर जा रहा है और आरसी भी ए बी को ऊपर लेकर जा रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना सी का डिफ्लेक्शन जीरो ही नहीं होगा. तो आरसी पक्का नीचे की तरफ लग रहा होगा. बट डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा. आपको समझ में आ जाएगा कि आपने डायरेक्शन गलत लिए, ठीक है. चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट इन बीसी यहां मैंने निकाल लिया. एम बी सी जो पी एक्स आ रहा है डेल एम बाई डेल आर सी, इसका जीरो हो गया है. अब मैं बेंडिंग मोमेंट इन ए बी निकाल लेता हूं, ठीक है. अब देखिए, बेंडिंग मोमेंट इन ए बी जब आप निकालेंगे ना, बेहतर यह है कि आप अभी सिर्फ ए बी को कंसीडर कीजिए. तो उससे क्या होता है ना, आपकी इक्वेशन ना थोड़ी सी आसानी से बन जाती. अब आप ना बीसी को भूल जाना. ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी ना इक्वेशन थोड़ी आसान बन जाए, आपको समझने में दिक्कत ना आए. ओके. वरना आप अगर इसी डायग्राम से ए बी का बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते तो निकाल लीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ए बी का बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बना रहा हूं तो मैं सिर्फ ए बी को देखूं, बीसी को भूल जाऊं. ओके. तो अगर मैं सिर्फ ए बी को देखूं, आरसी फोर्स तो ऑलरेडी यहीं से पास हो रहा है ना, आरसी फोर्स तो ऑलरेडी यहीं से पास हो रहा है. लेकिन ये पी फोर्स जो है ये यहां लग रहा है. तो अगर मैं इसको बी पे ट्रांसफर करूं तो मुझे एक फोर्स मिलेगा पी और मुझे एक मोमेंट मिलेगा कुछ इस प्रकार का ना. ये पी फोर्स अगर मैं बी पॉइंट पे ट्रांसफर करूंगा, एक मोमेंट मिलेगा. उस मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस विच इज ए. तो ये मोमेंट आ जाएगा पी ए. अब ध्यान से देखिए, यहां बेंडिंग मोमेंट इन ए बी निकालना है. तो हम ए बी में एक सेक्शन कंसिडर करेंगे. हम बी पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस ले लेंगे. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स. तो बेंडिंग मोमेंट इन ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच. ये जो पी फोर्स है ये तो एक्सियल फोर्स है, तो इससे कोई बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है. आरसी की वजह से आपको एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट मिलेगा विच विल बी
RC इंटू एक्स, और PA तो ऑलरेडी एक मोमेंट है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, तो दिस विल बी प्लस PA, ठीक है। देन डेल एम बाय डेल RC, तो यहां मैं जब RC के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल गेट x, ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ना, तो P और A दोनों कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो गया। अब यहां आपको M और डेल एम बाय डेल RC दोनों मिल चुका है, तो इस इक्वेशन में रख देंगे, तो YC विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस विल बिकम MAB डेल एम बाय डेल RC dx डिवाइडेड बाय EI, दोनों का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सेम है, इंटीग्रेशन MBC डेल एम बाय डेल RC dx डिवाइडेड बाय EI। व्हाट इज दिस? ये टर्म क्या बता रहा है? ये टर्म बता रहा है कि AB की बेंडिंग की वजह से YC कितना आ रहा है, और ये टर्म बता रहा है कि BC की बेंडिंग की वजह से YC कितना आ रहा है, ठीक है। ये तो जीरो है क्योंकि AB की बेंडिंग की वजह से YC आ ही नहीं रहा है ना, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसीलिए तो डेल एम बाय डेल RC जीरो था ना, तो ये तो हो गया जीरो, ठीक है। अब जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो लिमिट क्या होगी, तो यहां मैंने x को B से लिया है, तो B पॉइंट पे x की वैल्यू होगी जीरो और A पॉइंट पे x की वैल्यू हो जाएगी 4A, तो यहां x के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 4A। MBC विच इज, अच्छा सॉरी, मेरा ये वाला टर्म जीरो है ना, ये सेकंड वाला टर्म जीरो है, MAB जीरो नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 to 4A MAB यानी RC इंटू एक्स प्लस PA, डेल एम बाई डेल RC इज x dx अपॉन EI, ये वाला टर्म जीरो था, सॉरी। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा YC इक्वल टू 1 अपॉन EI बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4A RC इंटू एक्स स्क्वायर प्लस PA इंटू A dx, ठीक है। नाउ YC मस्ट बी जीरो, राइट, YC जो है वो जीरो होना चाहिए, तो इसको मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा, 1 बाई EI 0 to 4A RC एक्स स्क्वायर प्लस PA एक्स dx इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, तो यही वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 4A RC एक्स स्क्वायर प्लस PA एक्स dx इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हो जाएगा RC एक्स क्यूब बाई 3 प्लस PA एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 4A इक्वल टू जीरो। यहां वैल्यू रख देते हैं x की, ठीक है, तो ये बन जाएगा 64 RC A क्यूब बाई 3 प्लस 8 PA क्यूब इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो ये हो जाएगा 64 RC A क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू minus of 8 PA cube, A cube will be cancelled, okay, RC will be equal to 24 by 64 यानी कि 3P by 8। अब देखिए यहां आपको आंसर नेगेटिव में मिल रहा है, ओके, तो नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन indicates that our direction of RC is wrong
आरसी मस्ट बी डाउनवर्ड। अगर आपने आरसी को डाउनवर्ड लिया होता ना तो आपको यहां पॉजिटिव आंसर मिल रहा होता। तो आपको यहां आरसी का डायरेक्शन ढूंढने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, सो आरसी इज 3p/8 एंड इट इज डाउनवर्ड्स। A plane frame PQR fixed at P and free at R is shown in figure. Both members PQ and QR are of same length and flexural rigidity EI. Neglecting the effect of axial stress and transverse shear, horizontal deflection at RS. तो आपको एक फ्रेम दिया हुआ है जो यहां फिक्स है और यहां एक पॉइंट फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपको इसमें पॉइंट R का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। अब फ्रेम का क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड होता है कास्टिग्लियानोस थ्योरम या स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अब यहां पॉइंट आर का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है और आर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, तो हमें यहां कोई डमी फोर्स नहीं लेना है। अगर आपको आर पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालने बोले तो आपको एक वर्टिकल डमी फोर्स अज्यूम करना पड़ेगा, बट यहां वो करने की जरूरत नहीं है। अब यहां दो मेंबर हैं PQ एंड QR, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट एट QR। तो जब हम QR में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हम QR में एक सेक्शन अज्यूम करेंगे जो कि यहां से x डायरेक्शन में हो, x डिस्टेंस पे हो, सॉरी। आप चाहें तो इसको y ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं यहां हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन में डिस्टेंस को x ले रहा हूं, तो ये मैं x बोल देता हूं। सो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट इन मेंबर QR। तो इस फोर्स की वजह से इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट आएगा F इंटू एक्स। अब इसको आप चाहें तो पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे तो नेगेटिव ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा रहे हैं ना तो वहां फोर्सेस का आपको डायरेक्शन के हिसाब से साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। टेंशन कंप्रेशन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता। क्लॉकवाइज मोमेंट बेंडिंग, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहां मैं आर का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूं और आर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, तो मैं इसको एफ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब मैं PQ मेंबर में बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूं। सो बेंडिंग मोमेंट इन PQ, तो मैंने क्या किया, QR मेंबर को मैंने हटा दिया अपने रास्ते से ताकि मुझे मोमेंट की इक्वेशन बनाने में ना दिक्कत ना हो। अब जब मैं QR को हटा दूंगा तो ये जो फोर्स R पे लग रहा था इसको मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा Q पर, तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया Q पर। ठीक है, और ये जो बेंडिंग मोमेंट है, ये फोर्स है, इसकी वजह से एक मोमेंट भी क्रिएट होगा। जब आप इस फोर्स को यहां ट्रांसफर करेंगे एक मोमेंट क्रिएट होगा F इंटू एल, और इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आ गया F इंटू एल। अब मैं इस मेंबर में एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूं जो कि यहां से x डिस्टेंस पे हो। सो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट इन PQ। अब ध्यान दीजिएगा PQ में एक एक्सियल फोर्स भी लग रहा है F, लेकिन आपको एक्सियल डिफ्लेक्शंस को यहां नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो आप इसकी वजह से जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, आपको सिर्फ बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना है, तो F की वजह से कोई बेंडिंग तो होगी नहीं, आपको इस मोमेंट की वजह से ही बेंडिंग मिलेगा, और ये तो ऑलरेडी कपल है, तो आप यहां किसी भी डिस्टेंस पे सेक्शन लीजिए, आपको मोमेंट मिलेगा F इंटू एल, और उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे F के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा L। तो अब हमारी कास्टिग्लियानोस की इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम,
द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट आर will be equal to integration m into del m by del f dx upon ei। ठीक है, अब यहां पर दो मेंबर्स है ना, तो मुझे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा m क्यू आर del m by del f dx upon ei प्लस इंटीग्रेशन एम पी क्यू डेल एम बाय डेल एफ डी एक्स बाय ई आई। ये दो टर्म क्यों मिल रहे हैं? ये मुझे बता रहा है कि क्यू आर के बेंड होने की वजह से एक्स आर कितना आ रहा है, और ये मुझे बता रहा है कि पी क्यू के बेंड होने की वजह से एक्स आर कितना आ रहा है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एक्स आर मिलेगा। ठीक है, अब यहां वैल्यूज रख दीजिए। तो एम ऑफ क्यू आर इज fx and del m by del f is x। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दोनों की सेम है, ei और ei। अब यहां x कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो मैं x को r से ले रहा हूं, तो r से लेके q तक जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, r पे x की वैल्यू 0 होगी और q पे x की वैल्यू l होगी, तो ये लिमिट आएगी 0 टू l। सिमिलरली pq के लिए यहां मोमेंट की इक्वेशन है FL, डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा L dx अपॉन EI। यहां लिमिट क्या होगी, तो x को हम 0 से L तक यहां पे भी वैरी कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा 0 टू L। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इस पहले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेट होके होगा x क्यूब बाय 3 और x की वैल्यू L रख देंगे, तो ये हो जाएगा FL क्यूब बाय 3EI। यहां पे तो सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करने पे आपको मिलेगा x और x को L रख देंगे, तो ये हो जाएगा FL क्यूब बाय EI। तो 1/3 प्लस 1 यानी 1/3 प्लस 3/3 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3 FL क्यूब बाय EI। So this is the horizontal deflection at R, 4/3 FL cube by EI. A frame is subjected to a load P as shown in figure. Frame has a constant flexural rigidity. Effect of axial load is neglected. Deflection at point A due to applied load P is. ये सेम सवाल जो है ना लगभग 2-3 बार आ चुका है अलग अलग तरीके से, कभी इसको घुमा के ऐसा कर देता है ना, कभी इसको ऐसा कर देता है, बट ये सेम सवाल जहां दो मेंबर्स होते हैं एल शेप के। अब यहां आपको ए पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए ड्यू टू अप्लाइड लोड पी, मतलब अपने को है ना ये लिखा नहीं है, एक्चुअल में मेंशन करना चाहिए था, ए पॉइंट का आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही पूछा गया है। ओके, अब आपको अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो वहां वर्टिकल फोर्स होना जरूरी है, और ये ऑलरेडी वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो यहां डमी फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहां एक्सियल डिफ्लेक्शन नेग्लेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब ए पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन अपने को लेना है वो सिर्फ बेंडिंग की वजह से लेना है, कि ये मेंबर जब बेंड होगा तो ए कितना नीचे जाएगा, ये जब बेंड होगा तो ये ए को कितना नीचे लेकर जाएगा। ओके, अब आपको यहां सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लगाना है, कास्टिग्लियानोस थ्योरम या स्ट्रेन एनर्जी मेथड। फ्रेम का क्वेश्चन आया मतलब स्ट्रेन एनर्जी मेथड, तो आपको यहां इस मेंबर और इस मेंबर के बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन चाहिए रहेगी। ओके, चलिए निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी पॉइंट। तो हम यहां ए बी और बी सी का बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, तो मैं ए बी में एक सेक्शन कंसिडर करूंगा जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे हो। तो यहां एम ए बी की इक्वेशन क्या बनेगी, पी की वजह से आपको ए बी में कितना मोमेंट मिलेगा, पी एक्स मिलेगा, और अगर मैं ए के पी के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करूं देन आई विल गेट एक्स। फिर हम
बीसी में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब यहां आपको जो फोर्स मिल रहा है ए पॉइंट पे, इसको जब मैं बी पॉइंट पे ट्रांसफर करूंगा तो एक तो मुझे फोर्स मिलेगा P और एक कुछ इस प्रकार से मोमेंट मिलेगा P इंटू एल, राइट। अब ये जो फोर्स है इसकी वजह से आपको बीसी में एक्सियल डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर देना है, आपको सिर्फ यहां बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम यहां अगेन एक सेक्शन लेंगे। ये सेक्शन मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पर है। अब BC में अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाऊंगा तो इस फोर्स की वजह से तो BC में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, ये तो ऑलरेडी कपल है, तो इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट हो गया PL। P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको मिल जाएगा L। अब आपको क्या निकालना था? आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ A निकालना था। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ A विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m del m बाय del p dx बाय EI। अब यहां दो मेंबर हैं ए बी और बी सी, तो ये हो जाएगा एम ए बी डेल एम बाय डेल पी डी एक्स अपॉन ई आई प्लस एम बी सी डेल एम बाय डेल पी डी एक्स बाय ई आई। वैल्यूज रख देते हैं, तो ए बी में एम पी एक्स है, डेल एम बाय डेल पी विल बी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ई आई। लिमिट क्या हो जाएगी? x यहां 0 से l तक वेरी करेगा। सिमिलरली BC में m की वैल्यू है PL, डेल एम बाय डेल पी है L dx बाय EI, और यहां भी लिमिट होगी 0 टू L। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पहली वाली वैल्यू, अब तो ये रटा गया है, तो ये हो जाएगा PL क्यूब बाय 3EI, और दूसरा वाला हो जाएगा PL क्यूब बाय EI, और दोनों को जोड़ने पे आपको मिल जाएगा 4PL क्यूब बाय 3EI। So the answer is 4PL cube by 3EI. A triangular shaped cantilever beam of uniform thickness is shown in figure. Young's modulus of the material of the beam is E. A concentrated load P is applied at the free end of the beam. ये एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है। कॉमन डेटा क्वेश्चन या लिंक्ड आंसर क्वेश्चन इससे पहले आते थे, जब पहले के जमाने में गेट का पेपर होता था और पेपर पे होता था, कंप्यूटर पे नहीं होता था। कॉमन डेटा क्वेश्चन का मतलब एक सिंगल डेटा पे आपको दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ओके, तो आपको यहां पे एक कॉमन डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के ऊपर दो क्वेश्चन है एक्चुअली। पहले क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला गया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो बीम है इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ओके, जिसकी हाइट या आप थिकनेस बोल लो वो कांस्टेंट है T, लेकिन इसकी विड्थ वेरी कर रही है। ओके, अब आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपके लिए एक आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया। आइसोमेट्रिक मतलब एक समझ लो आप 3 डायमेंशनल टाइप का व्यू बना दिया है। तो आप अगर इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा ना, ऊपर से झांकोगे तो, साइड से देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी। ओके, अब आप इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन लेता हूं, ओके, इफ आई कंसिडर दिस क्रॉस सेक्शन, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन की विड्थ सबसे ज्यादा है। ओके, थिकनेस जो है वो सबकी सेम है, दिस इज द थिकनेस विच इज सेम T, लेकिन विड्थ इसकी सबसे ज्यादा है विच इज B। ओके, मैं किस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन। ओके,
तो इस क्रॉस सेक्शन का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। आपको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ओके, आपको देखिए इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी कि ये वाला एक्सिस जो है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बी टी क्यूब बाय 12। लेकिन अगर मैं किसी एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसिडर करूं, लेट्स टेक अ सेक्शन एट एनी डिस्टेंस एक्स। मान लीजिए मैं यहां एक सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। तो इस सेक्शन का अगर मैं विड्थ देखूंगा, थिकनेस तो इसकी भी टी ही है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो डिफरेंट है, राइट। ये जो विड्थ है इसकी, दिस विड्थ इज नाउ डिफरेंट। ओके, मान लेते हैं ये विड्थ बी एक्स है, यानी कि विड्थ एट एनी डिस्टेंस एक्स। दिस डिस्टेंस आई एम कंसिडरिंग एक्स, और ये दिया हुआ है एल, है ना, ये दिया हुआ है एल। तो एल डिस्टेंस पे विड्थ आपको मिल रही है टोटल बी, लेकिन एक्स डिस्टेंस की विड्थ जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। तो इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो मुझे मिलेगा बी एक्स इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, वेयर बी एक्स इज वॉट, विड्थ एट एनी डिस्टेंस एक्स। ये बी इंटू एक्स नहीं है, हां, ये बी सफिक्स एक्स है, ठीक है ना, बी इंटू एक्स नहीं है, ये बी सफिक्स एक्स है। अगर आप कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, मैं इसको बी डैश लिख देता हूं, ठीक है ना। तो लेट बी डैश बी द विड्थ एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड। ये जो फ्री एंड है, यहां से एक्स डिस्टेंस की विड्थ मैंने कितनी ले ली है, बी डैश ले ली है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा एक्स डिस्टेंस पे, बी डैश टी क्यूब बाई 12, है ना। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, बी डैश टी क्यूब बाई 12, राइट। अब मुझे यहां बी डैश की इक्वेशन बनानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ बी एक्स एंड एल। कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। अब इस केस में मैं आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बनाऊंगा, इस व्यू में आपको ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन समझ में आएगा। ओके, तो मुझे यहां एल डिस्टेंस का विड्थ पता है, एल डिस्टेंस का विड्थ मुझे दिया हुआ है बी, मुझे एक्स डिस्टेंस की विड्थ निकालनी है। ओके, तो किसी भी एल डिस्टेंस पे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे मैक्सिमम विड्थ मिल रही है मुझे बी, तो यहां एक्स डिस्टेंस पे विड्थ मुझे कितनी मिलेगी, लेट्स से दिस इज बी डैश। ओके, तो अब मैं यहां सिमिलर ट्रायंगल लगा सकता हूं क्या, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के कैन वी राइट दिस बी डैश डिवाइडेड बाय, सॉरी, बी डैश डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय एल। तो यहां से बी डैश विल बी इक्वल्स टू बी एक्स बाय एल, दैट्स इट। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो रेक्टेंगल बना है वो कुछ ऐसा बन गया है। ओके, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। दिस width is b dash, this thickness is t, so moment of inertia I will be equal to b dash t cube by 12, यानी कि bx t cube by 12l। b dash की जगह मैंने क्या रख दिया, bx by l। ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
about this axis, pink wala axis. Okay, so the answer will be bx t cube divided by 12l. नाउ ये कॉमन डेटा क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है. आपको सेम वही क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट मिल रहा है. पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया था किसी भी एक्स डिस्टेंस पे इस क्रॉस सेक्शन का, राइट. इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. अब यहां डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है. कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, फ्री एंड का डिफ्लेक्शन निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही आएगा, है ना. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप यहां डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहां क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है. क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वैरी कर रहा है. तो यहां जो सबसे बेस्ट मेथड होगा दैट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी मेथड. स्ट्रेन एनर्जी मेथड में अगर मैं किसी भी ए डिस्टेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, लेट्स से ये कैंटिलीवर बीम है, लेट्स से दिस इज द कैंटिलीवर बीम जो कि इस एंड पे फिक्स्ड है और यहां एक पॉइंट लोड लग रहा है P. ओके, दिस इज लेट्स से पॉइंट A. सो अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम, y at point A will be equal to integration of m del m by del p dx divided by ei. अब यूजुअली हमें हर क्वेश्चन में e और i कांस्टेंट दिया रहता है तो हम इंटीग्रेशन से उसको बाहर निकाल लेते हैं. इस क्वेश्चन में आपको करना यह है, e तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन i कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो आपको ना x डिस्टेंस पे I की इक्वेशन चाहिए, उसको आप यहां पुट कर दीजिए x के टर्म्स में और इंटीग्रेट करते टाइम m और del m by del p को तो आप इंटीग्रेट करोगे ही, I को भी इंटीग्रेट कर दीजिए. सिंपल है, ठीक है. तो आपको यहां सबसे पहले m की इक्वेशन बनानी है. सो किसी भी x डिस्टेंस पे अगर मैं एक सेक्शन कंसिडर करूं तो m की इक्वेशन क्या बनेगी? What will be the equation of m? So m is equal to px. Del m by del p will be equal to x and I is equal to bx t cube by 12l जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, निकाला था, ठीक है. यहां हमने I की इक्वेशन बनाई थी x डिस्टेंस पे, किसी भी x डिस्टेंस के क्रॉस सेक्शन का I क्या है? bx t cube by 12l. तो बस इनको उठा के आप यहां रख दीजिए. तो यहां ya will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ px x dx divided by e into bx t cube by 12l. ओके, और यहां इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 से l तक. x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो यहां a पर x की वैल्यू 0 रहेगी और यहां x की वैल्यू l रहेगी, तो 0 से l तक ये वेरी कर रहा है. ओके, तो अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा ना, p बाहर आ जाएगा, ठीक है. ये 12 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 12l. 12 और l दोनों ऊपर चले जाएंगे, नीचे बचेगा e b t क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू l. एक x तो गया, अंदर एक x रह जाएगा. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12pl बाय e b t क्यूब x स्क्वायर बाय 2 0 से l. तो ये हो जाएगा 6 और x की जगह l रख दूंगा, l स्क्वायर और ये l मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 6pl क्यूब बाय e b t क्यूब. 6pl क्यूब बाय e b t क्यूब. 6pl क्यूब बाय e b t क्यूब. So this is the
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, जो कहां आ रहा है, फ्री एंड पे आ रहा है। A frame of two arms of equal length L is shown in the adjacent figure. The flexural rigidity of each arm is EI. Vertical deflection at point of application of load P is. तो दो आर्म दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहां पे हिंज है और यहां पे ना एक रोलर टाइप का सपोर्ट दिया हुआ है। यहां वर्टिकल लोड लग रहा है और इसी पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब डमी लोड की जरूरत नहीं है। अब आपको यहां कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाना है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको इस मेंबर का बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन चाहिए रहेगा और इस मेंबर का इक्वेशन चाहिए रहेगा। इस मेंबर में मैं सेक्शन लेके यहां से बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना लूंगा। अगर मैं इस मेंबर में एक सेक्शन लेता हूं तो या तो मैं इस तरफ से बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाऊंगा या तो इस तरफ से। तो या तो मुझे यहां का रिएक्शन चाहिए रहेगा या तो यहां का। तो आपको पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। आप या तो ये दोनों रिएक्शन निकाल लीजिए या तो ये रिएक्शन। अगर मैं यहां एक सेक्शन लूंगा तो या तो मैं इस तरफ के सारे फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा बेंडिंग मोमेंट के लिए, या तो मैं इस तरफ के निकालूंगा। तो मैं आरसी निकालूंगा, ज्यादा आसान रहेगा। अब आरसी फाइंड आउट करने के लिए मैं बी पॉइंट पे मोमेंट की इक्वेशन बना देता हूं। नेट मोमेंट एट पॉइंट बी मस्ट बी 0। अब बी पॉइंट में मोमेंट लेंगे तो आरबी एक्स और आरबी वाई का मोमेंट तो हो गया 0। ये आरसी का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये हो जाएगा आरसी इंटू एल। इस पी का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा, ये हो जाएगा माइनस पी इंटू एल। तो आरसी आपको मिल जाएगा पी के बराबर। ठीक है, अब मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना लेता हूं। तो मैं ये डायग्राम बना लूंगा। आपको यहां ए बी में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप सेक्शन के इस तरफ से फोर्स का मोमेंट लोगे। देखो, किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो उसके या तो इस साइड के सारे फोर्सेस का आप मोमेंट लेते हो या तो इस साइड के सारे फोर्सेस का मोमेंट लेते हो। तो यहां बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो या तो इसके इस तरफ के सारे फोर्सेस का मोमेंट लो या तो इस तरफ के। तो आप इस तरफ से मोमेंट लोगे तो यह आएगा P इंटू एक्स। कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाने के लिए मेरे को यह भी चाहिए रहेगा डेल एम बाई डेल पी, तो यह हो जाएगा x। अब मैं BC में भी लगे हाथ बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना देता हूं। अब BC में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन चाहिए, एक सेक्शन लिया मैंने x डिस्टेंस पे, या तो यहां के फोर्सेस का मोमेंट लूंगा या तो यहां के। बेटा दिमाग वाली बात कौन सी रहेगी, इस तरफ के फोर्स का ही मोमेंट लोगे, एक ही फोर्स मिल रहा है और उसका मोमेंट भी आ जाएगा P इंटू एक्स। यहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, इसको पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, आंसर सेम आएगा। यहां पे भी हम डेल एम बाई डेल पी कर देते हैं तो ये हो जाएगा x। अब ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम इतना आएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कास्टिग्लियानोस थ्योरम का। अब यहां मुझे दो मेंबर्स को कंसिडर करना है, तो ये हो जाएगा एम ए बी इंटू डेल एम बाई डेल पी डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई प्लस एम बी सी इंटू डेल एम बाई डेल पी डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। ये क्या बता रहा है मुझे, ये पहला टर्म बता रहा है कि ए बी के बेंड होने की वजह से YA कितना आ रहा है, ये बता रहा है कि BC के बेंड होने की वजह से YA कितना आ रहा है। ओके, अब यहां वैल्यूज रख दीजिए। तो MAB कितना है, PX है, डेल एम बाई डेल पी एक्स है, DX डिवाइडेड बाई EI। लिमिट क्या हो जाएगी, तो यहां हम A से X ले रहे हैं, तो A पर X की वैल्यू होगी 0, B पर X की वैल्यू होगी L। X वेरी करेगा 0 से L। BC के लिए सेम इक्वेशन सेम लिमिट आएगी। तो अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा px क्यूब बाई 3EI, x को रख देंगे L तो ये हो जाएगा PL क्यूब बाई 3EI, और ये भी तो सेम ही है। तो यहां YA आ जाएगा 2PL क्यूब बाय
3EI. So this is the vertical deflection at point A, YA equals to 2PL cube by 3EI. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कई जगहों पे गलत दिया है। उन्होंने क्या किया है, BC में जब उन्होंने सेक्शन लिया, मोमेंट निकालने के लिए सीधे इस P का मोमेंट रख दिया, P इंटू L। अगर आप इस साइड से मोमेंट निकाल रहे हो तो खाली P का मोमेंट थोड़ी आएगा, यहां का रिएक्शंस का मोमेंट भी तो लेना पड़ेगा। तो आपको यहां रिएक्शंस का भी मोमेंट रखना पड़ेगा, और अगर आप रिएक्शन रखोगे, मोमेंट निकालोगे और मोमेंट निकालोगे तो आपको इस तरफ से भी वही मिलेगा, px ही मिलेगा। अगर आप चाहें तो rbx और rby निकाल के चेक करके भी देख सकते हैं, आपको इस तरफ से भी मोमेंट की इक्वेशन मिलेगी px। ओके, इस तरफ से भी मिल रही है px। तो वो चीज गलत है, बिना यहां के रिएक्शंस निकाले सिर्फ p का मोमेंट यहां रख देना, p इंटू एल, वो गलत है। तो वो सॉल्यूशन गलत है, ये सही है। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट A विल बी 2PL cube by 3EI. A point mass of 100 kg is dropped onto a massless elastic bar, cross-sectional area of which is 100 mm square. Length is 1 meter and Young's modulus is 100 gigapascal from a height of 10 mm. If G is 10 meter per second square, maximum compression of the bar is. तो ये एक इंपैक्ट लोडिंग का क्वेश्चन है। इंपैक्ट लोड का मतलब है ऐसा लोड जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लग रहा है। जैसे आपने किसी वेट को ऊपर से नीचे गिराया, तो जब ये इस बॉडी को स्ट्राइक करेगा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा ना, दिस इज नोन एज इंपैक्ट लोड। ठीक है, इसको आप मूविंग लोड या डायनेमिक लोड भी बोल सकते हो। जैसे दो गियर्स मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर जो लोड लगा रहे हैं, दैट इज इंपैक्ट लोड। इस केस में अगर आपको स्ट्रेसेस या डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने हैं तो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप अगर मान लीजिए यहां चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा एल, देन इट इज इक्वल टू डेल्टा एल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर। व्हाट इज दिस डेल्टा एल एस? दिस इज नोन एज डेल्टा एल स्टैटिक। यानी कि अगर ये लोड इसके ऊपर ग्रेजुअली अप्लाई कर रहा हो, यानी अगर ये एक स्टैटिक लोड हो, तो उस केस में जो चेंज इन लेंथ आएगा दैट इज नोन एज डेल्टा एल स्टैटिक। ओके, एंड आई एफ इज नोन एज इंपैक्ट फैक्टर। ओके, ये आई एफ क्या होता है? दिस इज इंपैक्ट फैक्टर विच इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाय डेल्टा एल स्टैटिक, जहां h क्या है? जितनी हाइट से ये गिर रहा है। डेल्टा एल स्टैटिक इज इक्वल टू WL बाय AE। यानी अगर ये W लोड इसके ऊपर स्टैटिकली लग रहा होता, ग्रेजुअली लग रहा होता, तो ये आपको चेंज इन लेंथ मिलता WL बाय AE। ठीक है, तो अब मैं यहां सबसे पहले डेल्टा एल स्टैटिक निकाल लूंगा, फिर उसको मैं यहां रख के इंपैक्ट फैक्टर निकाल लूंगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को डेल्टा एल मिल जाएगा। ठीक है, यहां क्या क्या चीजें आपको दी हुई है ये पहले नोट कर लेते हैं। तो यहां आपको सबसे पहले तो मास दिया हुआ है 100 kg का, जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका वेट हो जाएगा mg यानी कि 1000 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आपको यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर, लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर, h यानी कि जितनी हाइट से ये गिर रहा है वो आपको दिया हुआ है 10 mm, यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है 100 गीगापास्कल। तो ये वैल्यूज दी हुई है, अपने को डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं डेल्टा एल स्टैटिक निकालूंगा, यानी कि स्टैटिक एलोंगेशन या एलोंगेशन इफ द लोड वाज स्टैटिक, यानी डेल्टा एल स्टैटिक विच इज WL बाय AE। अब W क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। अब यहां पे ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ना हम लोगों को डेल्टा एल mm में चाहिए तो सब कुछ mm में रख रहे हैं, तो यहां G भी mm
पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना। बट बेटा आप ये भूल रहे हो कि m इंटू जी में m को अगर मैं kg में रखूं और g को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखूं तो ये न्यूटन में आएगा, आपको w न्यूटन में चाहिए ना। तो आप ये मत सोचो कि आपको g को mm में रखना है, आप mg को न्यूटन में रखो। ओके, तो mg को अगर न्यूटन में रखना है तो m kg में होना चाहिए और g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। तो m दिया है 100, g दिया है 10, लेंथ दी है 1 मीटर यानी कि 1000 mm, एरिया दिया है 100 mm स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस दिया है 100 गीगा पास्कल यानी 100 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल। तो यहां से मुझे डेल्टा एल स्टैटिक की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा एल स्टैटिक कितना आएगा, 100 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आ रहा है 0.1 mm। यानी कि अगर ये लोड ग्रेजुअली लग रहा होता तो आपको इतना चेंज इन लेंथ मिलता, कितना, 0.1 mm। तो अब मैं इंपैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर लूंगा। इंपैक्ट फैक्टर यानी कि इंपैक्ट की वजह से ये चेंज इन लेंथ कितना बढ़ जाएगा। तो इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h बाय डेल्टा एल स्टैटिक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.1। सो इंपैक्ट फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 15.17। तो ये वो फैक्टर है जितने से चेंज इन लेंथ बढ़ जाएगा, 15 गुना बढ़ जाएगा। तो अब आपका एलोंगेशन ड्यू टू इंपैक्ट लोड कितना आएगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 15.17 यानी डेल्टा एल इक्वल्स टू 1.517। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 1.517 mm। अब मान लीजिए आपको ये इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आप इस सवाल को कैसे बना सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस सवाल को बनाने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इंपैक्ट फैक्टर एक्चुअली निकलता कैसे, तो देखिए आपको यहां पे लगाना क्या है, जब ये लोड इस बार के ऊपर गिरेगा एनर्जी कंजर्व रहेगी। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, वहीं से इंपैक्ट फैक्टर की इक्वेशन भी डिराइव होती है। तो अगर एनर्जी कंजर्व है मतलब जितनी एनर्जी ये बॉडी लूज करेगी उतनी एनर्जी ये बार गेन करेगा। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बार इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द वेट। ये वेट जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है और जब ये टकराता है तो अपनी पूरी एनर्जी इस बार को दे देता है, तो इस बार की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो बार में आपको कौन सी एनर्जी मिलती है, बार में आपको स्ट्रेन एनर्जी मिलती है। इस स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2e मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बार विच इज एरिया इंटू लेंथ। सिलिंड्रिकल बार है ना, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द वेट। अब वेट कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है, mgh, लेकिन ये h हाइट से गिरने के बाद डेल्टा एल और भी तो नीचे जाएगा ना। जब बार कंप्रेस होगा तो इसकी हाइट और डेल्टा एल से नीचे जाएगी, तो mgh प्लस डेल्टा एल। अब इस इक्वेशन में आपके पास सारी वैल्यूज हैं, दो अननोन है, सिग्मा और डेल्टा एल। अब आप बोलोगे यार दो अननोन कैसे निकलेंगे, अपने को तो एक ही अननोन चाहिए डेल्टा एल, सिग्मा तो अपने पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, हुक्स लॉ तो यहां वैलिड है ना। हुक्स लॉ क्या बोलता है, सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। तो यहां मैं सिग्मा की इक्वेशन जो है डेल्टा एल के टर्म्स में रख दूंगा, इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए। तो अब ये पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में बन जाएगी, डेल्टा एल के टर्म्स में बन जाएगी। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी डेल्टा एल की, आप उसको यूज करोगे, सॉल्व करोगे, आपको दो वैल्यूज मिलेगी। उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होगी, आप उसको ले लोगे, क्योंकि यहां मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। तो मैथमेटिकली जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो आप ले लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है,
लेकिन क्या है ना, आप यहां रखोगे डेल्टा एल की इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करोगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप सीधे इंपैक्ट फैक्टर वाला फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सीधे आप फॉर्मूले से बनाओ। बाकी अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो तो आप इस अप्रोच से बना सकते हो। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। ओके, अगर आपको सिग्मा पूछता है तो आप डेल्टा एल को सिग्मा के टर्म्स में यहां रख देना, फिर सिग्मा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। और अगर आपको डेल्टा एल पूछता है तो आप डेल्टा एल को यहां पे रख देना, सॉरी सिग्मा को यहां डेल्टा एल के टर्म्स में रख देना, तो आपको डेल्टा एल के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप दोनों निकाल सकते हो, सिग्मा और डेल्टा एल। ओके, so this is how you can solve these type of problems without memorizing the impact factor.